हाय, वेलकम टू कोड विद अवतांश। आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारे जो सीरीज़ जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं, सीक्वल फॉर एवरीवन, उस सीरीज़ का ही 5th वीडियो होने वाला है और यही लास्ट वीडियो भी होगा इस सीरीज़ का। इसके अलावा जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम सीक्वल टिप्स इन 5 मिनट्स और इसका फिर एडवांस वर्जन जिसमें हम सीक्वल सर्वर के साथ करेंगे, उसके साथ हम ये कॉन्सेप्ट्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ में। तो ये हमारा 5th वीडियो होने वाला है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक की वीडियो में आपने एक अच्छा ओवरव्यू ले लिया कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड, जैसे टेबल्स क्या हैं, डेटाबेस क्या है, उसमें किस तरीके की परमिशंस आप लगा सकते हैं, उसमें किस किस तरीके के कांस्टेंट इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। उसमें फिर आप सॉर्ट, फिल्टर, सर्च ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पिछले 4 वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को कवर नहीं करेंगे आप प्रोडक्शन वर्जन पे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक एसेंशियल चीज़ है जो आपको एंटरप्राइज लेवल पे या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चाहिए होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आज का कंटेंट, ये 3 है जो हम कवर करेंगे। बैकअप हो गया डेटाबेस का, रीस्टोर करना हो गया और यूज़र परमिशन हो गई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बैकअप से। अब बात करें ज़रूरत की। ठीक है, तो बैकअप की ज़रूरत किस लिए पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कभी डेटा किसी भी तरीके से करप्ट हो जाए या डेटा लॉस हो जाए या डेटा हैक हो जाए। ठीक है, उस केस में अगर आपके पास डेटाबेस का बैकअप होगा तो आप प्रीवियस स्टेट में इसको रिस्टोर कर पाएंगे, तो जो आपका लॉस होगा वो बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। तो इसलिए आपको ज़रूरत पड़ी बैकअप की। ठीक है, अब बैकअप के कॉन्सेप्ट हम समझते हैं किस किस तरीके के होते हैं। तो जब आप बात करेंगे बैकअप की तो 3 तरीके के होते हैं बैकअप। पहला होता है फुल बैकअप, दूसरा होता है डिफरेंशियल, और थर्ड होता है हमारे पास ट्रांजैक्शन लॉग। ठीक है, तो ये 3 तरीके के बैकअप हैं। अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग तरीके के हैं, बट यहाँ पे चूंकि हम इस सीरीज़ में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम सभी जो पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 3 बैकअप हो गए, एक होता है फुल, एक होता है डिफरेंशियल और एक होता है ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। इसके रिलेटेड जो भी आपके नोट्स हैं या डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ समझने पर फोकस करें। तो अब ये 3 डेटाबेस के बैकअप हमने बनाए। अब इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझते हैं क्या है। एग्जाम्पल हम वही लेते हैं अपना कस्टमर वाला। ठीक है, तो हमारे पास कस्टमर का डेटाबेस है, कस्टमर है और ऑर्डर कर रहा है कस्टमर, वो है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनमें से किसी का लेते हैं। तो आपने पहले तो समझिए कि फुल क्या है। फुल बैकअप का मतलब हुआ कि सपोज आपने 2020 में डेटा स्टार्ट किया। ठीक है, और ये डेटा बेस कंप्लीट होता होता आज हमारे पास 2023 हो गया। ठीक है, 3 साल हो गया। हम ये मानते हैं कि ये डेटा बेस उस टाइम पे 10 GB का होगा साइज। 3 साल में बढ़कर ये लगभग 100 GB हो गया। ठीक है, ये साइज हो गया और ये ईयर हो गया।
ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो अभी आपने क्या देखा कि हमारे पास जो डेटा था 2020 में 10 GB का था, 2023 में 100 GB का हो गया, और ये 2023 मतलब स्टार्टिंग। ठीक है, तो अब आज क्या अप्रैल है, अप्रैल का मतलब क्या हुआ कि ये डेटा और बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल ये 2023 के जैन की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फेब हो गया, ये मार्च हो गया, और अभी हमारा चल रहा है अप्रैल, तो ये अप्रैल हो गया। ठीक है, 23 के जैन जब तक खत्म हुई तब तक हम मानते हैं कि ये डेटा जो है हमारा 110 GB का हो गया। फेब आते आते 120 GB, मार्च में 130 GB, और अप्रैल आते आते 140 GB का हो गया। ठीक है, अब आप ये समझिए कि अब आप फुल बैकअप ले रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझिए कि आपको फुल बैकअप कब लेना है, यहाँ पे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, या क्या क्या कंसिडरेशन आपको करना पड़ेगा फुल बैकअप। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, जो डेटाबेस का साइज़ है वो बहुत बड़ा है। अगर आपने 140 GB, फॉर एग्जांपल अप्रैल चल रहा है, 140 GB का डेटा है, और आप बिल्कुल अप टू डेट रखना चाह रहे हो, तो मतलब कि आप डेली का भी फुल बैकअप लगाएंगे तो 140 GB डेली बैकअप हो रहा है। ठीक है, अगर आप जो हम बात करें, अगर आप 10 दिन का भी बैकअप अपने पास रख रहे हैं, तो ये 1400 GB हो गया। आपको इतना स्टोरेज चाहिए। ठीक है, जो कि एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी इसी में है कि आप क्लाउड पे कितनी कम मेमोरी और कितना कम स्पेस यूटिलाइज करते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो अब आपने बोला कि अब हम फुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत हैवी है। फुल का मतलब आपके पास जो करंट स्टेट है डेटा का, आपने पूरा का पूरा ले लिया अप टू 2020। आपने कहीं पे भी कोई भी बैकअप लिया, हमेशा स्टार्टिंग इसकी 2020 होगी। ठीक है, मतलब आपने जो डेटाबेस का बैकअप लिया वो 2020 से लेके जिस भी इंस्टेंस पे आपने बैकअप लिया उस टाइम तक का फुल बैकअप होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया अभी? तो ये था हमारा फुल बैकअप। डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल ये कहता है कि आपने फुल अब नहीं लेना, अब आप इसके सेगमेंट पे लेंगे। जैसे 2020 का डेटा है, ठीक है, आपका 2023 हो गया, तो आप जनरली इसको क्या करते हैं, फुल, अब अलग अलग एंटरप्राइज में अलग अलग होता है, बट हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास ये मंथली आप फुल लेते हैं। ठीक है, एक मंथ का डेटा फुल बैकअप लेते हैं। तो पहले डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट, अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये 2020 और 2023, इसके बीच में 2021-22 2 साल आए होंगे, आपने यहाँ पे डेटाबेस का बैकअप लिया, और डेटाबेस का बैकअप लेते लेते आपने फॉर एग्जांपल 100 GB का है, इसका आपने फुल बैकअप ले लिया। तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब डिफरेंशियल पे आएंगे, तो ये क्या कहता है कि आप जब डिफरेंशियल लेंगे तो करंट जो आपके पास डेटाबेस है उसके बाद से अप टू दैट इंस्टेंस जितना आपने बैकअप लिया, जितना आपका डेटा है, सिर्फ उतने का ही बैकअप होगा। जैसे कि 2023 मतलब जो स्टार्टिंग होगा 1 जनवरी 2023 में आपके पास 100 GB है, फुल ले लिया। जब 2023 जैन मतलब ये आप ये मान के चलो ये 2023-22 का एंड है, तो ये जैन खत्म होते होते ये है जैन फेब मार्च अप्रैल का हम हटाते हैं क्योंकि अप्रैल एंड नहीं हुआ। हाउएवर ये एग्जांपल है, बट फिर भी हम एक रियलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। ठीक है,
क्लियर हो गया? तो जब आप यहाँ पे बैकअप लेंगे तो आपने फुल अगर लेना है तो आपको कितना लेना पड़ेगा? 110 GB। लेकिन अब आप कहते हैं कि आपको लेने का कोई पर्पज़ नहीं, आपने 100 यहाँ लिया फिर 110 क्यों लेना? तो आप सिर्फ उतना ही बैकअप लेंगे जो आपके लास्ट फुल के बाद का है। तो लास्ट फुल से बाद में डिफरेंस कितना है? 10 GB। तो आपने यहाँ जो बैकअप लिया वो 10 GB का होगा। ध्यान से समझिएगा, लास्ट फुल के बाद से करंट स्टेटस के बीच में जितना डिफरेंस है डेटा का, सिर्फ उतना बैकअप जब आप लेते हैं तो वो डिफरेंशियल बैकअप होगा। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करें तो जैन में हमने एक डिफरेंशियल ले लिया है, तो फेब में डिफरेंशियल कब लेंगे? जो हमारा जैन है इसके बाद से फेब में जो डिफरेंस होगा वो हम डिफरेंशियल लेंगे। ठीक है, ये भी डिफरेंस 120 GB था और पहले 110 था, तो डिफरेंस क्या है? 10 GB। तो ये हमारा बैकअप हुआ। इसी तरीके से 130 GB मार्च और फेब में 120, डिफरेंस कितना है? 10 GB। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब मैं अगर एक डेटाबेस का नाम लेता हूं जिसका नाम है DBO, ये सीक्वल के टर्म में मैं बता रहा हूँ, DBO मतलब डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इसका नाम है फॉर एग्जांपल कस्टमर, और ये मैं कहता हूँ ये फुल बैकअप। ठीक है, ये फुल बैकअप है। तो जो आगे के इंस्टेंस है जैन के, फेब के और मार्च के, ये कैसे होंगे? ये सेम ऐसे ही आ रहा है। ये मैं एक आपको नोमेनक्लेचर भी बता रहा हूँ जो हम यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल के लिए हम डिफ यूज़ कर लेते हैं, कितनी जगह पे फुल फॉर्म भी यूज़ करते हैं, और एक इंस्टेंस जिससे कि आप आइडेंटिफाई करें। जैसे ये जैन का है, जैन 23, इसी तरीके से फेब 23 और मार्च 23। बैकअप हमेशा इसका बैक फाइल बनती है .ba के। अगर मैं सीक्वल के टर्म में बात करूं तो ये हमेशा .back बनाता है। इस पर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस नहीं डालिएगा क्योंकि ये हर एक डेटाबेस के अकॉर्डिंग अलग होगा, और जब मैं इन कॉन्सेप्ट को सीक्वल सर्वर के टर्म में अगले सीरीज में इम्प्लीमेंट करूंगा तो वहाँ पे बहुत डिटेल में जाऊंगा। पर्पस सिर्फ कॉन्सेप्ट का है। फुल बैकअप है तो इस तरीके से, डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल यूज़ करना है। ठीक है, ये कस्टमर, ये सभी DBO। ठीक है, तो ये 4 बैकअप बन गए। ये हमारा जैन का बन गया, ये फेब का, और ये मार्च का। क्लियर हुआ? तो ये हमने अभी किया डिफरेंशियल। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आती है जो थर्ड है, वो है ट्रांजैक्शन का। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ आप इसमें नहीं क्लियर कर पाए तो वीडियो को बैक करके आप हमेशा देख सकते हैं। इसके बाद भी कहीं दिक्कत लगेगा तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, उसको एड्रेस करने की मैं कोशिश करूँगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? हमने 2 कवर किया, फुल और डिफरेंशियल। अब ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। तो ट्रांजैक्शन ये कहता है कि अब आपने डिफरेंशियल भी एक टाइम पे लोगे आप। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आज हमारी डेट है 6 अप्रैल। आपने 31 मार्च तक का फुल बैकअप है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आप 1 अप्रैल का डिफरेंशियल लेते हैं, 2 का लेते हैं, 3 का लेते हैं, 4 का लेते हैं, 5 का लेते हैं, 6 का अभी आप ले नहीं सकते क्योंकि आप 12 बजे रात में ले रहे हैं। हमेशा एक डे जब कंप्लीट हो रहा है 24 आवर्स में आप एक डिफरेंशियल ले रहे हैं।
तो आपने 5 तक का तो डिफरेंशियल ले लिया। तो अगर आपका आज 6 तारीख है और आज मैं टाइम देखूं तो ऑलमोस्ट मान लीजिए सुबह के 8 बज रहे हो, ठीक है। तो सुबह के 8 बजे अगर आप रीस्टोर करें 5th को, तो रात के 12 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक में जितनी ट्रांजेक्शन हुई होंगी वो सभी लॉस, मतलब आप लूज कर जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डिफरेंशियल जो होगा वो आपका 5 की रात में 12 बजे के तक का होगा, ठीक है। तो ये जो डेटा मिस हुआ है इसको आप कैसे रिस्टोर करेंगे, ठीक है, कैसे अवॉइड करेंगे कि ये जो गैप है ये लूज ना हो। तो इसके लिए एक तरीका ये है, सीक्वल सर्वर के कॉन्सेप्ट में मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आप जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, जैसे टेबल में कोई इंसर्ट है, कोई अपडेट है, कुछ भी आप परफॉर्म कर रहे हो ऑपरेशन, उसका एक लॉग मेंटेन होता है। तो अब आपने 5 तक का तो फुल ले लिया, और अगर आपके पास ट्रांजेक्शन लॉग अवेलेबल हैं तो आपका जो गैप हो रहा था रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक 8 आवर्स का, आप इसको भी रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे अच्छी एक्यूरेसी आती है ना वो ट्रांजेक्शन लॉग की है। ट्रांजेक्शन लॉग 0 डेटा लॉस है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि तो हम क्या करें, हमें फुल करना चाहिए, हमें डिफरेंशियल करना चाहिए, या हमें ट्रांजेक्शन करना चाहिए, किस तरीके का डेटाबेस बैकअप हमें लेना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि जो प्रोडक्शन, ये जो एंटरप्राइज लेवल होता है ना, उसमें ये तीनों चीजें हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और हैविली डिपेंडेंट ऑन डेटाबेस साइज, कि आपका प्रोडक्शन डेटाबेस कितने साइज का है। लेकिन जो जेनरिक है वो मैं ऐसे बताता हूँ कि जो हम मंथली बैकअप लेते हैं, ये हम लेते हैं फुल, ठीक है। डेली बैकअप है, ये होता है डिफरेंशियल। और जो आर्ली बैकअप होता है ये होता है ट्रांजैक्शन। इससे क्या होता है कि आपके बैकअप का आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे लोड भी नहीं रहता, क्योंकि आर्ली डेटाबेस का वॉल्यूम कंपेयर टू डेली और कंपेयर टू मंथली बहुत लेस रहेगा, ठीक है। तो और इससे क्या है, इससे आपको मंथ तक का बैकअप मिल रहा है, इसको आप प्रीवियस डे तक का कहेंगे, और इसको आप कहेंगे अप टू लास्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको प्रोडक्शन डेटाबेस में अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने बैकअप को कंप्लीट किया। तो अब आप कहोगे बैकअप हो गया, तो अब इसको रिस्टोर कैसे करते हैं? तो रिस्टोर का तरीका भी वैसा ही है जैसे कि बैकअप का है। बैकअप में आप जिस तरीके से बैकअप लेते हैं, रिस्टोर का सीक्वेंस भी वैसे ही होगा, मंथली मींस फुल, डिफरेंशियल, फिर ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस हमारा बैकअप और रिस्टोर का चलता है। सीक्वेंस, या आप कह लीजिए जो इसका सिंटैक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
और इसको समझाने की जो बात है, क्योंकि हम SQL सर्वर का जब हम वीडियो करेंगे तो उसमें मैं समझाऊंगा इसको डिटेल में विद सिंटैक्स, तो वहाँ के लिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ, है ना। अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस है, तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, बैकअप का कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्टोर का क्या, और यूज़र परमिशन। तो ये अब हमारा इस सीक्वेंस में थर्ड है, यूज़र परमिशन। अब यूज़र परमिशन क्या होती है, तो आपका जो डेटाबेस है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं बिल्कुल ग्राउंड से बताता हूँ, ठीक है। और अगर आप कुछ बिगनर लेवल तक आपने कुछ किया हुआ है तो वहाँ समझने की कोशिश करिए। आपके पास एक सिस्टम है, एक डेटाबेस है, ठीक है। ये आपका डेटाबेस हो गया। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि विदाउट यूज़र आप इसमें कभी इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो आप एक डिफ़ॉल्ट बनाते हैं। जैसे PHP में आप रूट बनता है ना। इसमें ये PHP मीन्स माई SQL से मेरा मतलब था। इसमें ऐसे बनता है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर की बात करें, ठीक है। और आप जैसा कि अगर आपने पहले बनाया होगा तो आप हमेशा इसका पासवर्ड 123 रखते हैं, है ना। जो कि बिल्कुल ही बिगनर लेवल प्रैक्टिस कही जाएगी कि आप अगर कुछ सीख रहे हैं तो आप ऐसा करते हैं। प्रोडक्शन में ऐसा कभी नहीं होता। तो फिर किस तरीके से होता है, जो एक एंटरप्राइज लेवल का डेटाबेस है वो किस तरीके से डिज़ाइन होता है। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए होता है वो ये है कि आपके डेटाबेस में कोई यूज़र अगर है तो या तो वो इंफॉर्मेशन को रीड करना चाहता है, रीड का मतलब सेलेक्ट वाली क्वेरी लगाना, या तो वो राइट करना चाहता है, राइट का मतलब या तो वो इंसर्ट करना चाहता है कोई नई रो, या फिर वो आपको टेबल में कोई अपडेट वैल्यू चलानी है या कोई रो को डिलीट करना है, तो वो राइट परमिशन, ठीक है। या फिर थर्ड ऑप्शन है कि वो दोनों ही चाहते हैं, रीड भी हो और राइट भी हो। ये है एक्सेस लेवल। इसके अलावा एक यूज़र होता है DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। डेटाबेस में जब ये बनाते हैं तो ये इस तरीके से लिखते हैं इसको, DBO, डेटाबेस ऑनर। जो डेटाबेस ऑनर होता है उसके पास रीड राइट ऑफ डेटा के अलावा यूजर्स को मैनेज करने का भी ऑप्शन या परमिशन होती है, ठीक है। तो आप जब प्रोडक्शन में किसी डेटा पे काम करते हैं तो आपको बहुत क्लियरली पता होता है कि इस यूज़र को सिर्फ आपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन दिखानी है, तो आपको सिर्फ रीड का यूज़र बनाना है। तो आप एक यूज़र बनाते हैं DB रीड यूज़र, और इसको सिर्फ रीड के राइट्स होते हैं। DB राइट यूज़र, जिसको सिर्फ डेटाबेस राइट करने की परमिशन, DB रीड राइट यूज़र, जिसको दोनों परमिशन, और ये DBO, जिसको कंप्लीट डेटाबेस मैनेज करने की परमिशन। तो ये 4 तरीके के यूज़र होते हैं प्रोडक्शन डेटाबेस में। मेजर है, इसके अलावा बहुत सारे डेटाबेसेस में अलग अलग तरीके के हैं। जैसे इसको और क्लासिफाई करना है, बहुत बड़ा डेटाबेस हमारा, ठीक है, जैसा कि आपका CRM का हो जाता है या आप SRM का कह लीजिए। तो इनके डेटाबेस में क्या होता है कि आप इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे किसी को रीड यूज़र है तो वेंडर की इंफॉर्मेशन ही रीड कर सकता है ना। सप्लायर की इंफॉर्मेशन रीड करनी है, उसके लिए अलग यूज़र है। अकाउंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, उसके लिए अलग यूज़र है।
तो ये डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा नेटवर्क है और कितना बड़ा डेटाबेस यूज़र बेस आप बनाना चाहते हैं। ये एक ओवरव्यू है जो बेसिक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यूज़र परमिशन हो गया। इस तरीके से हमने एक ओवरव्यू जो सीरीज का था हमारा वो हो गया है ना। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ में एक और चीज़ अपनी तरफ से सोच रहा था कि मुझे इंक्लूड करना चाहिए। हमने यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर पे काम किया, हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे टेबल्स और आपका जो टेबल रिलेटेड ऑपरेशंस करना है उन पे कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करने उन पे काम किया। इसके साथ में थोड़ा सा आपको चाह रहा था कि एक ओवरव्यू मिले जब प्रोडक्शन, क्योंकि हमारी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि पर्पस ये था कि हम प्रोडक्शन या इन्वायरमेंट में कैसे काम होता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट या एंटरप्राइज इन्वायरमेंट में उसका एक ओवरव्यू मिले। तो आप इसमें जो टेबल्स है, जो सबसे प्राइमरी एंटिटी होती है, आप कभी भी इसका मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाह रहा था कि मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसको किस तरीके से समझाऊँ कि आप बहुत जल्दी से इसको रिलेट कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसे होने वाले हैं कि जो बहुत बिल्कुल बोलते हैं ना बिगनर लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना। बट मैं इसको यहाँ पे इसलिए इंक्लूड करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे फर्दर टॉपिक्स होंगे वो अब थोड़ा एडवांस पे हम जाएंगे। ठीक है, तो इसमें टेबल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो होता है स्टोर प्रोसीजर्स। फिर हमारा होता है फंक्शंस। फिर हमारे होते हैं व्यूज, है ना। तो जो हमारा डेटा होता है प्रोडक्शन में वो हम टेबल्स से नहीं लाते डायरेक्ट। ठीक है, तो टेबल से नहीं लाते तो कहाँ से लाते हैं? तो उसके लिए हमारे पास स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोर प्रोसीजर्स से ही डेटा आता है। इसके अलावा अगर हमें कहीं से डेटा चाहिए होता है तो हम व्यूज से लेके आते हैं। ठीक है, फंक्शंस आपके ऊपर है, आप किस तरीके से रिटर्न कराना चाहते हैं, बट फंक्शंस भी किसी हद तक किसी किसी चीज़ में काम कर जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, तो प्रोडक्शन में जब आप ग्लोबली किसी डेटाबेस पे काम करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज टाइम जोन होता है, क्योंकि हर एक कंट्री में कंट्री स्पेसिफिक टाइम डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जिससे कि आप इसका, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, गेट टाइम जोन, और यहाँ पे आप टाइम जोन प्रोवाइड कर देते हैं कौन सा है। जैसे ईस्टर्न है ईएसटी, या फिर इंडियन स्टैंडर्ड है आईएसटी, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्मेट और टाइम ये दो चीज़ें भेज देंगे और आपको उस फॉर्मेट में टाइम रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से ये फंक्शंस को है। अभी आप इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करिएगा, मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही बताने का है कि प्रोडक्शन में आप किस तरीके से काम करते हैं, और डेटाबेस में टेबल से डायरेक्ट क्वेरी सेलेक्ट की लगा के हम नहीं निकालते। यहाँ पे हम बहुत सारे लॉजिक्स राइट करते हैं, कोड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम डेटा लेके आते हैं।
फंक्शंस हो गया और व्यूज़ जो होते हैं ना कि अगर आप रिपोर्टिंग के पॉइंट पे देखें